वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पीटीआई दौरे हुकूमत बाद सर समझे जाने वाले और इस वक्त की बरसर इक़्तिदार पार्टी के सियासी हरीफों को जेल भिजवाने वाला फौजी अफसर बिलाखिर खुद शिकंजे में फंस गया। साबिक डीजीआई एसआई जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। आईएसपीआर का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। आईएसपीआर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुताल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। आईएसपीआर का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। आईएसपीआर ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक भी फराहम किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सबने देख ली। फैज हमीद पीटीआई के सियासी मुशीर थे। आज का फैसला हक और सच की फतह है। उन्होंने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। फैज हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फैज हमीद को मौका दिया कि अपना दिफा करें और गवाहान भी पेश करें। तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करने और शवाहिद को सामने लाने के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला आया है। कानून से कोई बालातर नहीं। उनका कहना था कि रेड लाइन क्रॉस करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद तमाम इल्जामात के मुर्तकिब पाए गए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली है। फैज हमीद पीटीआई के सियासी मुशीर भी थे। आज का फैसला हक और सच की फतह है। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में दुआ करते हुए कहा, आपको बताते चलें, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शिवा बने। वाज़े रहे कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। सज़ा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू किया गया था। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई होगी। खबर यह है कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर इदारों में एहतसाब होता नजर आ रहा है। फैज हमीद की सजा तमाम आला ओहदों पर फाइज शख्सियात के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सोच थी कि ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल कम मिलती है कि अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह का कोर्ट मार्शल किया गया हो। तलाल चौधरी ने बताया कि 9 मई के तमाम केसेस में आर्मी ने अपने लोगों का भी ट्रायल किया। हमारा निज़ाम अदल 9 मई के दीगर केसेस को क्यों नहीं निपटा सका। उन्होंने कहा कि पीटीआई के पास अब कोई जवाब नहीं रहा। पीटीआई भी 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्विस लोगों को जमात से निकाले। सेनेटर फैसल वाउडा ने साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि 9 मई केसेस बाकी हैं और जिस सियासी पार्टी ने किया इसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। फैसल वाउडा ने कहा कि मेरी ये बात भी ठीक साबित हुई कि फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अभी तो 9 मई के केसेस का फैसला आना बाकी है, जिसमें उन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, मीडिया पर कब्जे की कोशिश की। इस फैसले से वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान से बड़ा किसी का भी बाप नहीं। अब सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई का ट्रायल अभी चल रहा है, जिसकी सजा कम से कम 14 साल है। जो सियासी जमात इन केसेस में मुलव्विस थी, जो ड्रामेबाजी पीटीआई ने और इनके बानी ने की, जिस पर बरियत से लोगों को मरवाया गया, अपने ही इदारे, शहीदों और यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, मैं इन लोगों को इसी चीज से रोक रहा था। बताया था कि इसकी वापसी नहीं। फैसल वाउडा का कहना था कि इनके अपने ही आदमी
خونی کا ٹرائل نہیں روکا گیا. یہ تو آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. ہمارے یہاں مسئلہ ہی سزا اور جزا کا تھا, جس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سب سے پہلے اپنے ادارے سے بنیاد شروع کی. دوسری جانب وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فیض حمید کا سیاست میں عمل دخل ثابت ہو گیا. فوج کا اندرونی احتساب کا نظام مضبوط ہے. فیض حمید کے ساتھ دینے والوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. فیض حمید کو سزا سنائے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فیض حمید اپنی سرکاری اور عسکری حیثیت کا ناجائز استعمال کرتے رہے. میرے خلاف مقدمے بھی فیض حمید براہ راست ملوث تھے. سزا پر خوشی کا اظہار نہیں کر رہا. فوج جیسے ادارے کی بہت اہمیت ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فوج میں احتساب اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا مضبوط نظام موجود ہے. فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے تو وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے, کوئی سیاستدان ساتھ تھا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت ساتھ دے رہی تھی. جو سیاستدان شامل تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. فیض حمید کی 9 مئی واقعے میں ملوث ہونے کی افواہیں بہت دیر سے موجود ہیں. جو ان کے ساتھ لوگ ملوث تھے ان کا ٹرائل بھی فوجی عدالت میں چل سکتا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ کے مطابق انڈونیشیا کے صدر نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا. دورے کے دوران دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی, جس میں صحت, خوراک اور دیگر اہم شعبے شامل تھے. انڈونیشیا کے صدر نے فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کی اور دورے کے دوران 8 معاہدوں پر دستخط کیے. مشترکہ اعلامیے میں دونوں ممالک نے اپنے 75 سالہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا. اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے حالیہ اشتعال انگیز بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ کیا گیا. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ افواج پاکستان ملک کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے ضمانتی مچلقے ضبط کرنے کا حکم دے دیا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں آج علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت ہوئی, جس سلسلے میں علیمہ خان اور ان کے وکلاء عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عدالت میں عدم حاضری پر پروسیکیوشن نے علیمہ خان کے ضمانتی مچلقے ضبط کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہر سماعت پر پیش ہوں گی. پروسیکیوٹر کی استدعا پر عدالت نے علیمہ خان کے ضمانتی مچلقے ضبط کرنے کا حکم دے دیا اور ان کے قابل ضمانت وارنٹ اور ضمانت منسوخی کے نوٹس بھی جاری کر دیے. عدالت نے علیمہ خان کے 10-10 لاکھ کے 2 ضمانتی مچلقے ضبط کرنے کا حکم دے دیا. بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی اور عدالتی کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد علیمہ خان اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت پہنچی. تو دوسری جانب راولپنڈی میں عوامی اجتماعات اور ریلیوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے دفعہ 144 میں توسیع کر دی گئی ہے. پابندی 17 دسمبر تک برقرار رہے گی. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے ضلع راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 144 کے تحت ضلع میں 4 سے یا اس سے زائد افراد کے اجتماع, جلسے, جلوس, ریلیاں, مظاہرے, دھرنے اور دیگر جمع ہونے کی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی. علاوہ ازیں ہتھیار, سپائکس, پتھر, گولی دار ہتھیار, پیٹرول بم اور دیگر ایسے آلات جو تشدد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں رکھنے پر بھی پابندی ہوگی. اس پابندی کے دوران پلین رائڈنگ, لاؤڈ اسپیکر کے استعمال, نفرت انگیز تقریر اور پولیس کی ہدایات کی خلاف ورزی بھی ممنوع ہوگی. یہ حکم 11 دسمبر سے مؤثر ہے اور 17 دسمبر تک برقرار رہے گا, جبکہ ڈپٹی کمشنر کے مطابق پابندی کے خاتمے کے بعد بھی اس دوران کیے گئے تمام اقدامات, تحقیقات اور عدالتی کارروائی جاری رکھی جائے گی. اس حکم کو عوام میں آگاہی کے لیے سرکاری گیزٹ, مقامی اخبارات, تھانوں, عدالتوں اور دیگر عوامی مقامات پر جاری کیا جائے گا. افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گاؤں ایسوڑی میں مدرسے میں دھماکہ ہوا. واقعے میں 2 بچے شہید جبکہ 8 زخمی ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حادثہ خوارج کے چھوڑے گئے بارودی مواد سے بچوں کے کھیلنے کے دوران ہوا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خوارج نے سیکیورٹی فورسز کا راستہ روکنے کے لیے بارودی سرنگیں بچائیں. ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں 114 مربع کلومیٹر علاقے میں بارودی مواد اور بارودی سرنگوں کی نشاندہی کی گئی ہے. پاک فوج نے 82 مربع کلومیٹر علاقہ بارودی مواد سے کلیئر کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں باقی ماندہ علاقے کی ڈی مائننگ پر بھی تیزی سے کام جاری ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئر ایڈمرل شہزاد اقبال کا کہنا ہے کہ باراکوڈا مشقوں کے سلسلے میں آج کا دن پریکٹیکل سرگرمیوں کے لیے مخصوص تھا جو مکمل طور پر سمندر میں گزارا گیا. بین الاقوامی اداروں اور مختلف ممالک کے نمائندے اس ایکسرسائز میں شریک رہے. ایونٹ دوست ممالک کی نمایاں شرکت دیکھنے میں
में आई। मजमूई तौर पर 17 ममालिक और 5 बैनुल-अक़वामी इदारों के 39 मंदूबीन इवेंट का हिस्सा बने। मुल्की ऑयल सेक्टर से वाबस्ता कंपनियों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मशक़ें 3 मराहिल पर मुश्तमिल थीं, जिसका पहला मरहला सेमिनार था, जहाँ अकेडमिक सतह पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जबकि इंसानी जान बचाने से मुतालिक अमली मशक़ें की गईं। रियर एडमिरल शहजाद इकबाल ने दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन ममालिक ने एक्सरसाइज पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया। इस नौयत की मशक़ें खित्ते के दीगर ममालिक में नहीं होती। हम दुनिया के तजुर्बात से सीखने और नई चीज़ों को मुतारिफ करवाने की कोशिश करते हैं। चाइना, श्रीलंका समेत दीगर ममालिक ने सेमिनार और JMICC सेशंस में भी हिस्सा लिया। इस मरतबा तमाम मुताल्लिका प्लेटफॉर्म्स को इस एडिशन में शामिल किया गया, जबकि माजी में सिर्फ 2 से 3 इदारे शरीक होते थे। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस में नुमायां कमी हुई है। गुज़श्ता साल 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि इस साल सिर्फ 30 केसेस सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि 30 में से 19 पोलियो केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 16 जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने वालिदैन पर जोर दिया कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरवकार ला रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पोलियो मुहिम के हवाले से मनफी तासुर की कोई गुंजाइश नहीं। बच्चियों और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना कौमी और दीनी फरीज़ा है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि K4 प्रोजेक्ट के जरिए कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। कराची में पायदार पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर तवानाई, वज़ीर आबपाशी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से शहर तक पानी पहुंचाएगा। उन्होंने महकमे तवानाई को K4 मंसूबे की मुकम्मल फ़ालियत के लिए बिजली सप्लाई के मालियाती तरीक़ाकार बनाने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध ने हब डैम की देखभाल के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी। RBO डी ड्रेनेज सिस्टम की फौरी बहाली पर भी इजलास में जोर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने वापडा और सिंध इरिगेशन के दरमियान मरबूत नुक्ता नज़र रखने की भी हिदायत की। चेयरमैन नैब की पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों से नैब हेडक्वार्टर मुलाकात हुई। मुलाकात में खुसूसी तारुफी और मालूमाती नशिस्त का इनेकाद किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो हेडक्वार्टर में पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों के लिए एक खुसूसी तारुफी और मालूमाती नशिस्त का इनेकाद किया गया। ये बच्चे गुज़श्ता रोज़ नैब रावलपिंडी की जानिब से मुनक़िद इंसदाद बदउनवानी आगाही वॉक में भरपूर शरीक हुए थे। तकरीब में डिप्टी चेयरमैन नैब सोहेल नासिर, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर शाह, नैब हेडक्वार्टर के DGs और सीनियर अफसरान भी शरीक थे, जिन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और नैब की नौजवान से मुतालिक आगाही मुहिम को सराहा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान स्वीट होम्स ज़मरुद खान ने भी तकरीब में शिरकत की। और अब आपको बताएं कि कराची में नीपा चौरंगी वाक़े के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। गटर का ढक्कन चोरी होने पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बगदादी पुलिस ने गटर का ढक्कन चोरी करने पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 15 मददगार पर इत्तला मौसूल हुई कि अहमद शाह बुखारी रोड के करीब ढक्कन चोरी किए जा रहे हैं। पुलिस को इत्तला मिलते ही आसिफ नामी शख्स को ढक्कन समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि ढक्कन चोरी करने वालों और खरीदारों दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज को 4 रोज गुजर गए। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंच सका। मुतालबात तस्लीम ना किए जाने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गवर्नर हाउस पर एहतजाज की धमकी दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना कैसर। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के सदर शहजाद अवान का कहना है, मुतालबे ना मानेंगे तो पहले मरहले में ट्रक अड्डे से गवर्नर हाउस तक मार्च करेंगे। उन्होंने गवर्नर हाउस से अपील की कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, गवर्नर सिंध साथ दें और हमारा मुकदमा वफाक तक पहुंचाएं। गवर्नमेंट हमारी ये मुतालबात तस्लीम नहीं करती। 24 घंटे बाद ट्रक स्टैंड से यहाँ से इस एहतजाजी कैंप से जो है हम गवर्नर हाउस सिंध की तरफ जो है हम वहाँ अपना मार्च करेंगे, गवर्नर हाउस का रुख करेंगे। गवर्नर हाउस के बाहर जो है पुरअमन हम एहतजाज करेंगे। हमारा किसी गवर्नमेंट से कोई झगड़ा नहीं है। गवर्नर हाउस की तरफ भी और चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उनकी तरफ हमारा मार्च होगा 24 घंटे के बाद। पंजाब के अंदर जो सिंध के ट्रांसपोर्टर्स के साथ और पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर के साथ जो पंजाब के अंदर जुल्म हो रहा है,
तो चीफ मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट उसके अंदर हमारा साथ दे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का माड़ीपुर ट्रक अड्डे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जालमाना ऑर्डिनेंस किसी सूरत कबूल नहीं। आज तमाम पोर्ट्स बंद हैं। गवर्नर हाउस पर एहतजाज के बाद भी बात न बनी तो पूरे मुल्क में पहिया जाम कर देंगे। हम जहां सीएम हाउस और गवर्नर हाउस का मार्च करेंगे तो उसके बाद हमने प्रेस क्लब में भी कहा था और हम यहां भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत की हठधर्मी रही, उनके गले में हमेशा सरिया रहता है, तो इंशाल्लाह ये ट्रांसपोर्टर उन्हें नेल डाउन करेंगे और हम पाकिस्तान की तमाम नेशनल हाईवेज, सुपर हाईवेज, मोटरवेज जो हैं पूरे पाकिस्तान के, वो 1 घंटे की कॉल पे तमाम के तमाम हम बंद कर देंगे। कि पेशावर से लेके कराची तक अल्हम्दुलिल्लाह आप इशारे मीडिया ले देख रहे हैं कि कोई पुरअमन तरीके नाल हड़ताल चल रही है, कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो रोड पे आ रही हो। कल से हमारा ये ऑपरेशन ही बंद हो गया। कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट, ये दोनों पोर्टें बंद होगी। हमारा मुल्क जो है ये इसकी मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है वो ट्रांसपोर्ट है। अगर ट्रांसपोर्ट रुकेगी तो ये मुल्क कैसे चल पाएगा। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि ड्राइवरों से ट्राई लेने के बाद लाइसेंस का इजरा 30 से 35 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करने की बजाय फिटनेस चेक करने के कानून पर अमल किया जाए। कराची की लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी हड़ताल में साथ है। एहतजाज के बाद अब मिलकर लाहे अमल तय करेंगे। कैमरामैन दिलशाद इलियास के साथ राना कैसर, NTN न्यूज, कराची। और अब अफसोसनाक खबर देंगे आपको रावलपिंडी से, जहां पर मुसाफिर वैन दरिया में जा गिरी। 4 अफराद अपनी मदद आप के तहत गाड़ी से निकल आए और उन अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इमदादी टीमों ने 3 लाशें दरिया से निकाल ली हैं और दीगर की तलाश जारी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा रावलपिंडी की तहसील कहोटा आज़ाद पतन के मकाम पर पेश आया, जहां एक मुसाफिर वैन दरिया में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि मुमकिना तौर पर 8 से 10 अफराद गाड़ी में हो सकते हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की 6 गाड़ियां और 20 से ज्यादा एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। रुझान में बेज़बान ऊँटनी पर तशद्दुद का दिलखराश वाक़या कबायली जिरगे के जरिए हल हो गया है। NTN न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस कार्रवाई के खौफ से मुल्जिमान ऊँटनी मालिक अफजल के घर पहुंच गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रुझान से सैयद तैमूर काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। रुझान के नवाही इलाके थाना गोट मदारी की हदूद में बेज़बान ऊँटनी के पाँव फायर मारकर जख्मी करने का दिल खराश वाक़या जब सोशल मीडिया और मीडिया पर सामने आया तो इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामला मकामी कबायली जिरगे तक जा पहुँचा। कबायली रवायत के मुताबिक जिरगे ने फरीकैन को बिठाया और बाहमी फैसला तय पाया कि मुल्ज़मान मालिक को एक सेहतमंद ऊँटनी देंगे। जिरगे के फैसले पर अमल भी कर दिया गया। ऊँटनी के मालिक अफजल लंजवानी का कहना है कि हमारा फैसला हो चुका है, मुल्ज़मान ने मुझे इस ऊँटनी के बदले एक और ऊँटनी दे दी है। मैंने वसूल कदश मैं यार पिला कांदी पिला सुना आना ची करत का पीतरत और वदा तला जला मैं वसूल मैं यार पे। दूसरी जानब शदीद जख्मी ऊँटनी की हालत देखते हुए इलाका माहिदीन ने उसे ज़िबा करके खैरात करने का फैसला किया ताकि कम अज़ कम इस मज़लूम जानवर की अज़ियत सदक़े की सूरत में किसी के काम आ सके। ये वाक़या जहाँ इंसानी बेहसी की एक और मिसाल है, वहीं मकामी रवायत के तहत होने वाला जिरगा फैसला भी इलाके में बहस का मौजू बना हुआ है। कैमरा टीम के साथ सैयद तैमूर काज़मी, NTN न्यूज़, रुझान। और अब बात कर लें कुछ मौसम की। मुल्क भर में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को सर्द हवाओं और खुश्क मौसम के दौरान एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की हिदायत कर दी है, जबकि पंजाब के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा देखा गया है। लाहौर दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में 4थे नंबर पर आ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में मुल्क भर में सबसे ज़्यादा आलूदगी रिकॉर्ड की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 तक पहुंच गया, जबकि गुजरांवाला में 256 और भावलपुर में 279 रिकॉर्ड हुआ। शदीद धुंध की वजह से कई इलाकों में हद निगाह मुतासिर हुई और मुतअद्दिद मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई थी। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से कबल फुल मेंबर टीमों की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका
श्रीलंका में खेला जाएगा। ताहम T20 वर्ल्ड कप से कबल अब किसी फुल मेंबर की मजीद किसी सीरीज का इम्कान खत्म हो गया है। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप से कबल 6 मैचेस खेलेगी। जनवरी में पाकिस्तानी टीम के 3 मैचेस श्रीलंका और 3 होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड और जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप से कबल कोई मैच नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलना है और इंग्लैंड ने श्रीलंका में 3 T20 मैचेस जनवरी में खेलना है। भारत की टीम होम ग्राउंड पर 5 T20 मैचेस की सीरीज खेल रही है। भारत की टीम जनवरी में न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचेस की होम सीरीज खेलेगी, जबकि जनूबी अफ्रीका भारत में सीरीज खेल रही है। 3 T20 मैचेस के लिए वेस्ट इंडीज टीम जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। दिसंबर जनवरी में भारतीय टीम सबसे ज्यादा 10 T20 मैचेस खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम को 8 T20 मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से कबल 6 T20 मैचेस खेलेगी। मेजबान श्रीलंकन क्रिकेट टीम भी होम ग्राउंड पर 6 मैचेस खेलेगी और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 5 T20 मैचेस खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को 3-3 T20 मैचेस मिल रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर पहाड़ी सिलसिले साल की ज़्यादातर बर्फ़ से ढके रहते हैं और सयाहों को महसूर कर देते हैं। निज़ाम कुदरत पहाड़ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत के हामिल है, इससे हर शख्स वाकिफ़ है। दुनिया की 24 बड़ी चोटियों में से 8 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, जबकि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी होने का एजाज़ हासिल है। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में 8,611 मीटर्स की बुलंदी पर मौजूद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 अपने वजूद का जादू जगाए दुनिया भर के ग्लैमरर्स और दावत नज़ारा देती है। उसी चोटी को सर करते 91 क्लाइंबर्स मौत की नींद सो गए, जबकि 377 कामयाब हुए। पाकिस्तान में कमोबेश 108 चोटियां मौजूद हैं जो 7,000 मीटर्स की बुलंदी पर हैं। 6,000 से नीचे चोटियों की तादाद लामहदूद है। पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 की मुहिम जोई के लिए हर साल के 2 समिट एक्सपीडिशन मुनक्किद होती हैं, जिसको समिट करने के लिए दुनिया भर के क्लाइंबर्स गिलगित बल्तिस्तान पहुंचते हैं। पहाड़ हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं, इससे कोई नावाकिफ नहीं। निज़ाम कुदरत पहाड़ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत के हामिल है, इससे हर शख्स वाकिफ़ है। जंगलात की परवरिश हो या बर्फबारी, दोनों हमारे फ़ायदे के लिए हैं। NTN न्यूज़ के साथ फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।